तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कुछ और गोल्डन रूल्स देखने वाले हैं, जिसका सीरीज हम आपके लिए लगातार चला रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिए उनको हमको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि वो वहीं से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे जी, आप यहां पर देख रहे होंगे। देखिए, अ फ्यू वर्ब्स ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है कहने का, अभी मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताने वाला हूं जिनके बाद तुरंत आपको आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब लगानी है, बस खत्म। यानी कि जीरेंड आपको लगाना है। ठीक है ना, सिंपल सा समझिए। जो भी वर्ड्स आपको बताई जा रही है, जहां पर मैं आपको फिगर आउट करूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इनके बाद सीधे आईएनजी फॉर्म वाली ही वर्ब आएगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर, यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, and given to, taken to, and prone to। पहली चीज तो आप एक ये समझ लीजिए कि इन वर्ब्स के बाद में टू आएगा ही आएगा। पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आपसे वर्ब फिल कराई जा रही है तो आपको ध्यान देना वहां पर है, क्या करेंगे एग्जाम में कि फर्स्ट फॉर्म वहां पर लगा देंगे। ठीक है, या फिर और कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इसके बाद हम वही वर्ब ऑप्शन में से चूज करेंगे जिसमें आईएनजी फॉर्म दिया गया होगा। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है। देखो, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई, accustomed to, ये पेपर में आ सकता है। दूसरा आपका ये लुक फॉरवर्ड टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर में इसको पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर ये है इन जो है एडिक्टेड टू, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। विद अ व्यू टू, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, एवर्स टू भी आप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रोन, ये वाली लास्ट में ये। तो जितनी वर्ब्स में मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनके बाद क्या करना है, आईएनजी लगाना। जैसे यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ लिखा है ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। ठीक है ना। आप पेपर में क्या देंगे, स्मोक लिख देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर ने बताया है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में सीधे आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आपको लगानी है। तो एडिक्टेड के बाद यहाँ पर क्या आपको वहां लगाना है, एडिक्टेड टू के बाद में क्या आएगा, स्मोकिंग। ठीक है ना, ये आईएनजी। यहाँ देखेंगे लिखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब जैसे ये वर्ब लगी है, अब आपसे फिल करवा लिया गया। यहाँ पर मान लो खाली मीट लिख दिया गया, या टू मीट लिखा मान लो है। ठीक है, या फिर ऐसे कर दिया टू मीटिंग लिख दिया। ठीक है ना। तो या फिर कह सकते हैं टू हैव मीट लिख दिया। जो भी आपको ऑप्शन दे, आपको क्या चूज करना है, केवल आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी इसमें ऐड है। यानी कि क्या समझ में आई, आईएनजी वाली वर्ब आपको लगानी है। ठीक, ये अब यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा है ही वॉज यूज्ड टू। अब ये यूज टू आया है और उसके बाद वर्ब बाद में कैसी आपको लगानी है, आईएनजी फॉर्म वाली। तो ये ड्राइविंग सही है। ठीक है ना, ये आपको समझना है। ये है आपका रूल नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जैसे न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन हुई या फिर कोई स्पोर्ट्स की कमेंट्री हुई, तो चाहे आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो या फिर आपकी कमेंट्री हो, जैसे हम लोग मैच देखते हैं उसमें कमेंट्री होती है। ठीक है, और जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो याद रखना है हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाएंगी। ठीक है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको हम प्रयोग करेंगे। अब पेपर में क्या कर सकते हैं, फिल करवा रहे हैं तो आपको वहां पर पास्ट पार्टिसिपल वाला लगा करके दे देंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करके दे देंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी जाएंगी, कमेंट्री की जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही की जाएगी, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो लिखा है पीएम साइंस डील। अब यहां पर देख रहे हैं ये साइंस लिखा हुआ है, तो आपको हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीएम ने क्या किया है, डील साइन की है। तो सचिन स्ट्राइक्स
द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस। तो जितनी भी कमेंट्री की जा रही है तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर में, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है इट्स टाइम, या फिर कह सकते हैं इट्स हाई टाइम से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो आपको एक बस फार्मूला याद रखना है कि जब भी इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम हो और इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, क्या बताया, चाहे इट्स टाइम लिखा हो या इट्स हाई टाइम लिखा हो, इसके बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट सेंटेंस में वो बनेगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी है। तो फॉलोड बाय सब्जेक्ट, तो देयर विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। ठीक है ना, अब यहाँ याद रखना आपको क्या है कि इट्स टाइम लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट आया है, यानी कि यू आपका लिखा है। अब इस सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में। यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया? शुड लिख दिया, इसीलिए गलत है। सही क्या होगा? तो यहाँ देखते हैं। देखो, इट्स टाइम यू स्टडीड, ये सही होगा। तो इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में, 2025 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका बनाया जा सकता है। वैसे तो आप सभी जान रहे हैं, ग्रामर चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ग्रामर तो हर जगह ही आती है ना। तो चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। आगे देखेंगे, यहाँ देखना आपको क्या है कि कुछ ऐसी वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी इसका एक अपवाद भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। बस दिमाग में अभी ये रखना है कि कुछ अब ऐसी वर्ब्स आने वाली हैं आपके सामने जिन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब मैं आपको अपवाद बताऊंगा तो वहां पर भी आपको समझ लेना किस सेंस में वैसा हो सकता है। तो यहाँ देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, दृष्टिकोण वाली, जैसे इसमें सी हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, प्रेफर हो गया, प्लीज हो गया। ये ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके साथ में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रयोग नहीं करना है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन देख लिया आपने। वर्ब ऑफ थिंकिंग देख लो, जो थिंकिंग प्रोसेस इंक्लूड है, जैसे कि थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, ये। बाकी वर्ब शोइंग पोजेसेशन, पोजेसेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके पास कुछ है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ओन हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, कंप्राइज हो गया, पजस हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है। कौन कौन सी वर्ब इंपॉर्टेंट जो तुम्हें ध्यान देनी है? एक तो सी हो गया, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, हेयर और प्रेफर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं। यहाँ पर थिंक या समझ लो, और ये नो, ये ध्यान देना है। और यहाँ पर ओन हो गया, और ये कंप्राइज हो गया, कंटेन हो गया, या फिर कंसिस्ट। इन दोनों का मतलब एक ही, कंटेन का मतलब रखना, कंसिस्ट का मतलब भी रखना, कंप्राइज का भी मतलब अपने अंदर समाहित करके रखना। तो ये जो वर्ब मैंने सर्कल की हुई है, ये यहीं से अधिकतर प्रश्न जो है पेपर में बनाए जाते हैं। तो कभी भी अगर आपसे एरर पूछ रहा है और अगर इसमें आईएनजी लगी है तो आप समझ लेना इसका ये वाला पार्ट गलत है। आपसे सही करने के लिए बोला जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आईएनजी हटा देंगे। ठीक है ना, ये आपको समझना है। अब कुछ वर्ब जो है एक्सप्रेस कर रही फीलिंग्स को या फिर स्टेट ऑफ माइंड को, जैसे बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, अडोर हो गया, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट और इमेजिन। ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स हैं। इनका भी प्रयोग आपको कहाँ करना है? सिंपल प्रेजेंट में ही करना है। जैसे कुछ वर्ब्स हो गए जनरल में, जैसे कि लुक हो गया, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, वीकम, होप, रिफ्यूज, ये सभी आपकी सिंपल प्रेजेंट में होंगे। जैसे आपने नहीं देखा होगा कि आई एम लुकिंग यू, है ना, ये आपने नहीं देखा होगा। अगर हम ये कहें इट इज सीमिंग मी, ये नहीं आपने देखा होगा। अगर हम कहें आई एम लविंग यू, तो इस प्रकार से नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, आई एम लाइकिंग यू, ठीक है, ये भी आपने आई एम हेटिंग यू। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? आई हेट यू बोलते हैं, नहीं, आई हेट यू बोलते हैं।
कभी आई एम हेटिंग यू नहीं बोला होगा आपने, क्यों? क्योंकि ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात आपको समझे से यहाँ देखो, हमने बताया था अभी कि जो ओ होती है उसके साथ आईएनजी नहीं, यहाँ लिखा है ही इज ओइंग अ कार, तो ये गलत है। आपसे पूछा, अगर आपने नियम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ओइंग वर्ब के साथ कभी आईएनजी नहीं आती है, तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो इसका क्या सही होगा? ही ओन्स अ कार, ये सही होगा। देखो सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है। अगला देखेंगे, देखो लिखा दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंगिंग नहीं होता है, क्या होगा? बिलोंग्स टू मी, ठीक है ना, आईएनजी है इसलिए ये गलत है। आगे देखेंगे, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, मतलब आई डोंट मीन हम लोग कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, तो यहाँ पर भी गलती क्या है? इसमें आई एम लगा दिया है, ये गलत है। आई डोंट होना चाहिए था, आई डोंट मीन। आगे देखेंगे, ये देखो ये सही लिखा ना, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। अब यहाँ भी आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, तो ये सीइंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? सी होना चाहिए था केवल। तो ये इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इन वर्ब्स को सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। ये मोह जो है हम आप यहाँ देख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब नियम है जहाँ से पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बाकी तो ग्रामर में बहुत सारे नियम दिए होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल वही नियम करा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इन नियम को आपको अच्छी तरीके से रिपीट करना है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये अगला नियम है, देखो चाहे थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया, फील हो गया, लुक हो गया, अपीयर हो गया, etc, दे कांट बी यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म इन जर्नल सेंस, ये ध्यान रखना। वैसे मैंने अभी आपको क्या पर बताया था कि जर्नल सेंस में अगर हम बात करें तो इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, लेकिन कहाँ पर इनके साथ आईएनजी आ सकती है ये समझना है आपको। बस इतना अगर आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि सेंटेंस गलत है अथवा नहीं, क्योंकि आईएनजी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो कहाँ आ सकती है और कहाँ नहीं आ सकती है, ये ध्यान देना है। तो जर्नल सेंस में जब भी हम इनको यूज कर रहे हैं, इनके साथ में आपको आईएनजी नहीं लगानी, लेकिन इफ दे आर एक्सप्रेसिंग इमोशंस दे कैन बी यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म। अगर इनके साथ में क्या एक्सप्रेस हो रहा है भैया, आप अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। थिंक में, रिमेंबर में, फील में, लुक में, अपीयर में। तो कैसे समझेंगे? देखो भैया जी एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो ये तो गलत है, जनरल सेंस में गलत है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखेंगे, देखो आई थिंक यू आर राइट, ये सही है। अब अगला देखेंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। यहाँ पर आपकी इमोशंस जो हैं इसके साथ अटैच है, इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया और ये सेंटेंस सही है। यहाँ देखेंगे, देखो इट वॉज अपेयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, तो ये गलत हो जाएगा कि किसके साथ आईएनजी नहीं आना चाहिए, तो ये सही होगा, ठीक है। इट अपेयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। अब यहाँ देखेंगे, यू आर लुकिंग गुड, अब ये क्यों सही है? लुक के साथ आईएनजी नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि हम अपनी भावना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो ऑसम। तो इस सेंस में हम आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में आईएनजी नहीं लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इस प्रकार से सेंटेंस लिखा है तो आपको पहले समझना है कि इसका प्रयोग कैसे हुआ है। ऐसे नहीं कि देख करके बस मार दिया कि नहीं नहीं इसका तो सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, समझ बूझ करके ही आपको वहां पर टिक करना है। अब देखेंगे, ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से प्रश्न बन सकता है। ये ऐसे प्रश्न है जो फंसा सकते हैं आपको, हैं मतलब ऐसे नियम है जो फंसा सकते हैं, इसीलिए इन पर ध्यान देना है। अब ये जो बता रहा हूँ इसमें मोस्ट मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है ये, और इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। देखो लिखा है, जब सिंस फॉलोड होता है, फॉलोड बाय सिंपल पास्ट, क्या मैंने बताया? सिंस जो है वो फॉलोड करेगा सिंपल पास्ट, और देन बिफोर सिंस, और सिंस के पहले क्या करेंगे? हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझना, सिंस जब आएगा तो सिंस के बाद में जो आएगा वो होगा सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनना चाहिए। और सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट लगाना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हमको और आपको सबको पता है और पढ़ा भी आपने होगा कि अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की क्या जरूरत है, अगर सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और सिंस के पहले पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा आपका। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, देखो लिखा है, आई हैवेंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया।
अब देखो सिंस के पहले सेंटेंस किस में बना हुआ है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस के बाद देख रहे हैं किस में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। बात समझ में आई? तो सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए और सिंस के बाद वाला सिंपल पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में समझ लो, ये पेपर में प्रश्न आ सकता है। आई हैव नोन टू हिम फॉर 7 years। ये जो सेंटेंस लिखा है, वैसे आपको पता है टाइम पीरियड बताने के लिए आप और हम सबको पता है कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंस फॉर, है ना, वो जानते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है तो ये गलत नहीं माना जाएगा, आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न आई थिंक पीजीटी में पूछा जा चुका है। आई हैव नोन टू हिम फॉर 7 years, इसके साथ में यहाँ पर आप इस प्रकार से अगर है वो लिखा हुआ है तो ये गलत नहीं माना जाएगा, सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए लूसेंट किताब पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा, प्लेन तो पैरामाउंट में भी दे रखा होगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। क्वेश्चन टैग तो वैसे नॉर्मली आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जहाँ से क्वेश्चन टैग बन सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो नॉर्मली आपका जब सब्जेक्ट एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, नो वन हो, नन हो, ईच हो, एवरी हो, ठीक है, तो हमें पता है कि ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर ही लगाते हैं, और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगाएंगे। तो व्हेन दे आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग, ध्यान रखना, तब इनकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, और नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। वैसे तो जनरली हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में वर्ब भी प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी इनका प्लूरल ही आएगा। यहाँ समझिए, देखो एवरीवन हैज कम, हैजंट ही। अब वैसे तो सही होना चाहिए कि भाई एवरीवन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ तो है सही है, और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही है, तो ये सही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या सही होगा, एवरीवन हैज कम। अब इसका क्वेश्चन टैग ये है हैवेंट दे, क्या बात समझ में आई, हैवेंट दे, है ना। अब यहाँ देखेंगे हैव देखो प्लूरल है और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल है, तो क्या मैंने बताया कि जब भी एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, इनके साथ में वर्ब तो सिंगुलर आती है नॉर्मली और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग होगा तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगी और जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल ही होगा। यहाँ देखेंगे नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, डू दे, अब यहाँ देखो ये भी प्लूरल और दे भी प्लूरल, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी समझ लो, यहाँ पर भी देखो दे है। आपको पता होना चाहिए, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट अ गुड बॉय, तो इसका जो है आपको मुझे क्वेश्चन टैग कमेंट बॉक्स में बताना है। आई एम नॉट अ गुड बॉय का क्वेश्चन टैग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, जब आपकी वर्ब एडवर्ब हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली ये हो, और ये हम सब जानते हैं कैसा सेंस देती है, बेसिकली निगेटिव सेंस देती है, ठीक है ना। जब ये निगेटिव सेंस देगी तो इनका क्वेश्चन टैग कैसा हमें करना है, बस पॉजिटिव कर देना है। तो ये तो फॉर्मल नॉर्मल सी बात है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, और अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। और चूंकि हार्डली, स्कैर्सली ये तो नेगेटिव में होती ही है, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो लिखा ही हार्डली डज एनी वर्क, तो अब हम क्या करेंगे, ये निगेटिव में है, वैसे तो यहाँ कहीं नॉट नहीं लगा है ना, नॉट नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है, तब तो इसका क्वेश्चन टैग नॉट आना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस में ही है तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा आपको पॉजिटिव में बनाना, तो हो जाएगा यहाँ पर डज ही। अब आप ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि सर जी कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन टैग क्या लगाना। देखो जिस भी टेंस में आपका टेंस लिखा गया हो और उसमें जो भी वर्ब लगती हो, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगती हो, उसी को उठा करके आपको लास्ट में लिख देना है। जैसे हमको पता है अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें डू और डज लगता है कि नहीं। अगर पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसमें हम डिड लगाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन टैग में, आपको वही लास्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है
तो फिर आपको क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव बनाना है, बस इतना ध्यान देना है। देखो लगा ही हैज़ बियरली एनीथिंग टू ईट, तो हो जाएगा हैज़ ही, यही पॉजिटिव में, यहाँ भी देखो ये पॉजिटिव में, तो ये सब लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब यहाँ देखेंगे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो। देखो जब आपके दो सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हों, किससे, एज वेल एज से जुड़े हुए हों, विद से जुड़े हों, अलॉन्ग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, एंड नॉट से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, बट से जुड़े हों, बिसाइड से जुड़े हों, एक्सेप्ट से जुड़े हों, रादर देन से जुड़े हों, अकम्पनीड बाय लिखा हो, लाइक अनलाइक या नो लेस देन नथिंग बट, तो क्या करना है, वर्ब हमेशा आपकी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आनी है, बस इतना ध्यान दो। देखो यहाँ लिखा राम एज वेल एज पेरेंट्स, अब ये ध्यान देना, देखो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला राम जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर आपका हिज पेरेंट्स जुड़ा हुआ है, तो ध्यान क्या रखना है आपको, देखो एक राम ये सिंगुलर है और यहाँ पेरेंट्स ये क्या है, ये प्लूरल में है, तो वर्ब यहाँ पर कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल आनी चाहिए थी अगर इसके हिसाब से आती तो। लेकिन नियम ये कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, एक्सेप्ट से, नो लेस देन, नथिंग बट, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आनी है, बस खत्म। तो इसीलिए राम के हिसाब से यहाँ पर इज लगा हुआ है, ये सही है। आगे देखेंगे द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, तो ये ध्यान रखना अलॉन्ग विद से यहाँ पर जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, कौन सा, एक तो कैप्टन जुड़ा हुआ है और एक सेलर जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब पहले वाले हिसाब से आएगी, इसीलिए यहाँ पर ये वॉज लगा हुआ है। ठीक है भैया, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, और कोई अगर आपका सजेशन है तो उसे भी ज़रूर बताएं, और अगर आप इन रूल्स की PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे SR कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उससे आप जुड़ जाइए, और सारे जितनी भी PDF फाइल्स होती हैं वो हम लोग वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो नीचे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये देखो माय फादर लिखा और ये अनलाइक माय अंकल्स लिखा हुआ है, अनलाइक से जुड़े हुए हैं, तो बात वही है, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक, अब ये आज का लास्ट हमारा है, ठीक है, ये लास्ट नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो लिखा है कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 etc, अगर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन द्वारा उनको फॉलोड किया जा रहा है, और इफ कार्डिनल नंबर्स आर showing certain weight, certain amount, certain distance, then क्या होगा, the verb will be singular। अभी क्या ध्यान देना है, जैसे जो कार्डिनल नंबर हमारे पास में है 1 2 3 4 5, इनके साथ प्लूरल नाउन अगर आता है, लेकिन वो एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सर्टेन कोई डिस्टेंस एज अ होल दिखाएं, सर्टेन जो है नंबर कोई दिखाएं, अमाउंट दिखाएं या वेट दिखाएं, तो उनका सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे देखो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, तो 100 लिखा है, यहाँ पर रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये क्या है, एक सम टोटल है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसी आई, यहाँ पर है सिंगुलर आई है। वैसे देखो ये 10 माइल्स लिखा हुआ है, ये सर्टेन जो है डिस्टेंस बता रहा है, एक निश्चित, ठीक है ना, तो इसीलिए इसके साथ में क्या है, यहाँ पर इज आया हुआ है। ठीक, तो अगर जब भी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। तो ये रहे आज के सेशन के कुछ गोल्डन रूल्स। अगर आपको पसंद आए और आप लाइक कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तब हम आपके लिए और भी ऐसे ही बेहतरीन नियम लेकर के आएंगे, और सारा आपका जो ग्रामर का सिलेबस है वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।